हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पैथोमा के चैप्टर नंबर 7 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन क्या है, हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। इंक्रीज ब्लड प्रेशर में इन्वॉल्व पल्मोनरी सी चैप्टर 9 और सिस्टमिक सर्कुलेशन। हाइपरटेंशन का मतलब क्या है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए, तो ये हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन को भी इन्वॉल्व कर सकती है हाइपरटेंशन, और सिस्टमिक सर्कुलेशन को भी इन्वॉल्व कर सकती है। लेकिन हम अभी जो है वो सिस्टमिक हाइपरटेंशन को ही पढ़ेंगे। सिस्टमिक हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज प्रेशर मोर देन 140/90 mmHg। नॉर्मल जो है वो हमारे पास लेस देन 120/80 mmHg होता है। तो सिस्टमिक हाइपरटेंशन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो हमारे पास 140 से ज्यादा हो जाता है, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ना वो 90 से ज्यादा हो जाता है। तो फिर हम इसको बोलते हैं सिस्टमिक हाइपरटेंशन। और ये ब्लड प्रेशर जो ज़्यादा हो रहा है ना वो एक हमारे पास सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, मतलब बहुत दिनों से ये प्रेशर ज़्यादा है तो हम उसको हाइपरटेंशन बोलेंगे। ऐसे नहीं कि अभी एक बंदा एक्सरसाइज करके आया, हमने उसका ब्लड प्रेशर चेक किया और उसका ब्लड प्रेशर हाई आ गया तो हम उसको हाइपरटेंसिव नहीं बोलेंगे। हाइपरटेंशन जब बोलेंगे जब हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है वो एक लंबे अरसे के लिए बढ़ा हुआ हो किसी का, तो वो हमारे पास हाइपरटेंशन होती है। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो हमारे पास कितना होता है, लेस देन 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और लेस देन 80 जो है वो हमारे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। हाइपरटेंशन को हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड इनटू प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप्स बेस्ड ऑन ईटियोलॉजी। तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप्स में ईटियोलॉजी की बेस पे, मतलब कि किस वजह से हाइपरटेंशन हो रही है। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या है हमारे पास, हाइपरटेंशन ऑफ अननोन ईटियोलॉजी 95% ऑफ केसेस। मतलब प्राइमरी हाइपरटेंशन में कोई कॉज पता नहीं है कि किस वजह से हो रही है, 95% केसेस में प्राइमरी हाइपरटेंशन ही होती है। रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड एज, रेस, इंक्रीज रिस्क इन अफ्रीकन अमेरिकन, डिक्रीज रिस्क इन एशियंस, ओबेसिटी, स्ट्रेस, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड हाई सॉल्ट डाइट। तो कुछ हमारे पास रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है। तो वो रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, वो हमारे पास एज है, रेस है। जो हमारे पास अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं ना उनमें इंक्रीज रिस्क होता है, उनमें ज़्यादा होती है हाइपरटेंशन, और जो हमारे पास एशियंस होते हैं ना उनमें डिक्रीज रिस्क होता है, उनमें कम होती है। ओबेसिटी हो सकता है रिस्क फैक्टर, जो बंदे ज़्यादा ओबीज होंगे उनमें हाइपरटेंशन हो जाएगी। स्ट्रेस हो सकता है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, मतलब कि अगर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हाइपरटेंशन हो सकती है। हाई सॉल्ट डाइट, मतलब कि हम ज़्यादा नमक खा रहे हैं अपनी डाइट में तो उससे भी हाइपरटेंशन हो सकती है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। अब हमारे पास क्या है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, दूसरी टाइप हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन ड्यू टू एन आइडेंटिफाइबल ईटियोलॉजी 5% ऑफ केसेस। इसमें हमें कॉज पता होता है कि किस वजह से हाइपरटेंशन हो रही है, और ये हमारे पास 5% केसेस में सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है। जो 95% केसेस में हो रही है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास रीनल आर्टरी स्टेनोसिस इज अ कॉमन कॉज रीनोवेस्कुलर हाइपरटेंशन। तो हमारे पास एक इसमें कॉमन कॉज दिया हुआ है जो कि है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। जब रीनल आर्टरी की स्टेनोसिस हो जाएगी, मतलब वो नैरो हो जाएगी, तो उसकी वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन होगी, जिसको हम बोलते हैं रीनोवेस्कुलर हाइपरटेंशन। स्टेनोसिस डिक्रीजेस ब्लड फ्लो टू ग्लोमेरुलस। जब स्टेनोसिस होगी रीनल आर्टरी की तो ब्लड फ्लो जो है वो कम जाएगा ग्लोमेरुलस की तरफ। जस्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस JGA रिस्पॉन्स बाय सिक्रेटिंग रेनिन विच कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन 1। फिर क्या होगा, जब हमारे पास ब्लड फ्लो ग्लोमेरुलस में कम जाएगा तो क्या होगा, जस्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। वो क्या करेगा कि रेनिन को सीक्रेट करेगा। रेनिन फिर क्या करेगा कि एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। Angiotensin 1 is converted to angiotensin 2 by angiotensin converting enzyme ACE। फिर angiotensin 1 जो है वो हमारे पास angiotensin 2 में कन्वर्ट होगा। कौन इसको कन्वर्ट करेगा, एक हमारे पास एंजाइम है angiotensin converting enzyme जिसको हम ACE बोलते हैं, तो ये इसको कन्वर्ट करेगा। Angiotensin 2 raises blood pressure by contracting arteriolar smooth muscle, increasing total peripheral resistance and promoting adrenal release of aldosterone, which increases resorption of sodium in the distal convoluted tubule, expanding plasma volume। तो क्या होगा कि अब हमारे पास जो एंजियोटेंसिन 2 है वो क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को रेज करेगा। कैसे रेज करेगा, वो क्या करेगा कि जो हमारे पास आर्टीरियोलर स्मूथ मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो ब्लड प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे और ब्लड वॉल्यूम पे। तो जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरा ये क्या करता है कि जो हमारे पास एल्डोस्टेरोन है ना उसको रिलीज करवाता है एड्रिनल ग्लैंड से।
जब एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा तो फिर क्या होगा कि हमारे पास जो है वो सोडियम की रिजॉर्प्शन होगी ज़्यादा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। तो जब सोडियम ज़्यादा रीअब्सॉर्ब होगा तो फिर क्या होगा, उसके साथ हमारे पास वाटर भी रीअब्सॉर्ब होगा। तो फिर क्या होगा, जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो एक्सपेंड हो जाएगा। और जब हमारे पास प्लाज्मा वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम एक्सपेंड होगा तो फिर क्या होगा, हाइपरटेंशन हो जाएगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो एंजियोटेंसिन 2 ये दोनों चीज़ें करवा के ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाता है, हाइपरटेंशन करवाता है। Leads to hypertension with increased plasma renin and unilateral atrophy due to low blood flow of the affected kidney. Neither feature is seen in primary hypertension. तो ये जो रीनल आर्टरी की स्टीनोसिस हो रही थी उसकी वजह से क्या हो गया, हाइपरटेंशन हो गई और प्लाज्मा में जो है वो रेनिन इंक्रीज हो गया। और जिस किडनी की रीनल आर्टरी की स्टीनोसिस हुई थी ना, उसकी क्या हो जाएगी, एट्रोफी हो जाएगी। मतलब यूनिलेटरल एट्रोफी, मतलब जिस साइड की हो रही थी, एक साइड की, उसकी एट्रोफी हो जाएगी क्योंकि ब्लड फ्लो कम आ रहा था उस किडनी की तरफ। ये जो रेनिन इंक्रीज हो रहा है, जो एट्रोफी हो रही है किडनी की, ये फीचर हमें प्राइमरी हाइपरटेंशन में नजर नहीं आते। Important causes of stenosis include atherosclerosis, elderly males and fibromuscular dysplasia, young females. तो ये जो हमारे पास स्टीनोसिस हो रही है रीनल आर्टरी की, वो हमारे पास एल्डरली मेल्स में स्क्लेरोसिस की वजह से होती है और यंग फीमेल्स में फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया की वजह से होती है। Fibromuscular dysplasia is a developmental defect of the blood vessel wall resulting in irregular thickening of large and medium-sized arteries, especially the renal artery. Fibromuscular dysplasia में क्या होता है, ये हमारे पास एक डेवलपमेंटल डिफेक्ट है ब्लड वेसल वॉल का। इसमें क्या होता है कि इरेगुलर थिकनिंग हो जाती है लार्ज और मीडियम साइज आर्टरीज की, स्पेशली इसमें रीनल आर्टरी की जो है वो इरेगुलर थिकनिंग हो जाती है। तो इस वजह से क्या होगा कि रीनल आर्टरी की स्टीनोसिस हो जाएगी। अब हमारे पास क्या है, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। तो ये भी हमारे पास हाइपरटेंशन की टाइप्स हैं। हाइपरटेंशन कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज बिनाइन और मैलिग्नेंट। हाइपरटेंशन को हम बिनाइन और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में भी क्लासिफाई करते हैं। बिनाइन हाइपरटेंशन इज अ माइल्ड और मॉडरेट एलिवेशन इन ब्लड प्रेशर। मोस्ट केसेस ऑफ हाइपरटेंशन आर बिनाइन। तो बिनाइन हाइपरटेंशन में क्या होता है कि हमारे पास माइल्ड या मॉडरेट एलिवेशन होती है ब्लड प्रेशर में, मतलब थोड़ी सी एलिवेशन होती है, मतलब थोड़ा सा ब्लड प्रेशर एलिवेट होता है। मोस्ट केसेस जो होते हैं ना हाइपरटेंशन के, वो हमारे पास बिनाइन ही होते हैं, मैलिग्नेंट नहीं होते। क्लिनिकली साइलेंट वेसल्स एंड ऑर्गन्स आर डैमेज स्लोली ओवर टाइम। क्लिनिकली बिनाइन हाइपरटेंशन जो है वो साइलेंट होती है, मतलब सिम्टम्स नहीं आते, और वेसल्स और ऑर्गन्स जो है वो डैमेज हो रहे होते हैं स्लोली, जितना वक्त गुजरता जाता है ये डैमेज होते जाते हैं। Malignant hypertension is severe elevation in blood pressure more than 180 by 120 mm of Hg, comprises less than 5% of cases. Malignant hypertension क्या है, इसमें सीवियर एलिवेशन हो जाती है ब्लड प्रेशर की, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर एक साथ बढ़ जाता है। मतलब जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 180 से ज़्यादा हो जाता है और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 से ज़्यादा हो जाता है। मतलब इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये हमारे पास लेस देन 5% ऑफ केसेस में होती है। मतलब बाकी जो हमने पढ़ा ना बिनाइन हाइपरटेंशन वो ज़्यादातर होती है। मे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग बिनाइन हाइपरटेंशन और डी नोवो। ये हमारे पास पहले से किसी को बिनाइन हाइपरटेंशन है उससे भी हो सकती है या फिर डी नोवो हो सकती है। मतलब पहले उसको बिनाइन हाइपरटेंशन नहीं थी, ये अचानक से ये मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो गई उसको। पेशेंट्स विद acute and organ damage, example acute renal failure, headache and papilledema and is a medical emergency। इसमें क्या होता है कि हमारे पास प्रेजेंटेशन क्या होती है, अक्यूट एंड ऑर्गन डैमेज हो जाता है, मतलब अचानक से उसका एंड ऑर्गन डैमेज हो जाएगा जब उसको ये हो जाएगी मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, अक्यूट रीनल फेलियर हो जाएगा, उसका हेडेक होगा, उसको पेपिलेडिमा होगा। ये हमारे पास एक मेडिकल इमरजेंसी, इसको जल्दी से ट्रीट करना होता है। तो ये हमने हाइपरटेंशन को पढ़ लिया। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।